नमस्कार, बिहार बैंड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नज़ीर अख्तर और हर रोज़ लेके आते हैं अपना ख़ास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी सुबह को बेहतर करने के लिए, आपकी सुबह को खुशगवार करने के लिए। हमारा ख़ास और बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम है बिहार बिहान। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको एंटरटेन करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं और हर रोज़ नए नए गेस्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं। उनके ज़िंदगी के छुए अनछुए पहलू को हम आप तक पहुँचाते हैं ताकि आप उनसे सबक ले सकें, इबरत ले सकें। वो जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उस फील्ड के बारे में आपको ढेर सारी बातें बताते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस प्रोग्राम का जो हम आगाज़ करते हैं वो एक अच्छे से अनमोल वचन से करते हैं ताकि आपकी सुबह जो हो वो पॉजिटिव के साथ शुरू हो सके। अखबारों की सुर्खियों को भी लेना लाजमी होता है, इसलिए इस सेगमेंट में हम अखबारों की सुर्खियों को भी लेते हैं। इतिहास में क्या खास है वो भी हम आपको बताते हैं और इंपॉर्टेंस ऑफ द डे क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ हम एक अच्छे से अनमोल वचन से करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है समाज सेवी पद्मश्री विमल जैन जी, जिनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। विमल जैन जी, हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहार में आपका स्वागत है जी। जैसे मैंने कहा, समाज सेवी हैं आप। समाज सेवी जो एक वर्ड आता है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने समाज के हित के लिए और समाज की बेहतरी के लिए आपने काम किया होगा। तो आप सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएं कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं। मैं सबसे पहले तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का की पुण्यतिथि है, उस अवसर पर मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ, क्योंकि उनका योगदान देश और पूरे समाज के लिए अनूठा रहा है। मैं रहने वाला मुंगेर का हूँ। मेरी स्कूली और कॉलेज की शिक्षा दीक्षा मुंगेर से हुई। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और बाकी सब, जिस समय इमरजेंसी लगी वही काल था जिस समय मुंगेर से ग्रेजुएशन करके मैं पटना यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन और लॉ की पढ़ाई की। आंदोलन का पीरियड था, इमरजेंसी लगी हुई थी। एक आंदोलनकारी के रूप में हमारा योगदान इमरजेंसी के समय काफ़ी रहा है, जिसका मुझे गर्व है। स्टूडेंट लाइफ जब आपका था तब आपने ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे पटना अगर आ गए, उसके बाद फिर इमरजेंसी के वक्त में आपने मूवमेंट में, आंदोलन जो था उसमें आपने भाग लिया। जी। वो कैसा दौर था, वो कैसा सिनारियो था? वो सिनेरियो ऐसा था कि अंधेरे में पूरा समाज जो है अपने को खोया हुआ महसूस कर रहा था। कहीं भी कह सकता हूँ कि दीपक की लौ भी उनको नहीं दिखती थी कि भविष्य क्या होगा। इतना भय, डर कि हम यदि कुछ भी बोलेंगे तो वो जो है सब चीज़ों के खिलाफ होगा। आपकी तो शायद उस समय पैदाइश भी शायद नहीं हुई होगी। जी, नहीं हुई थी। हाँ, तो उस समय के अखबारों ने जो एडिटोरियल पेज आता है, एडिटोरियल कॉलम आता है, उसको भी बंद कर दिया था। वो ब्लैंक आता था। अच्छा। हाँ, उसमें कुछ छपाई नहीं होती थी, दैट वाज ब्लैंक। प्रदीप अखबार आता था बिहार से। इन सब लोगों ने वो किया था अपने प्रतिरोध में कि हम अपनी बातों को रख ही नहीं सकते, तो क्या फ़ायदा? तो ऐसा जो है समाज किस काम का। कोई सरकार के खिलाफ में कविता नहीं कर सकता था। कहीं पर जो है एक भय और कह सकता हूँ कि डर का माहौल भयंकर रूप से था उस समय। हम लोग चूँकि एक्टिविस्ट थे तो किसी घर में जाते थे, वे लोग डरते थे कि क्यों मेरे यहाँ चले आए, इतना उनको भय लगता था। उस दरमियान भी ऐसा माहौल था कि अगर आप किसी के यहाँ मिलने भी जा रहे हैं तो उनको लगता है कि उनको भी पुलिस पकड़ लेगी। हाँ, एकदम एकदम कोई ना था। कोई मूवमेंट कर रहे हैं, कोई जानकारी दे रहे हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। उस समय जी। अंडरग्राउंड होकर अखबार निकालना, लोगों को जागरूक करना, पूरे बिहार के अंदर जो है जो पॉजिटिव समाचार थे, क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों को खबर कलेक्ट करके छाप कर और भेजना। लोकवाणी करके अखबार एक निकलती थी, उसका उस समय जुड़ा हुआ था और वो एक उस समय का आंदोलन का एक बड़ा अखबार भी था। जी। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि देश भर में इमरजेंसी के खिलाफ में क्या क्या चीज़ें हो रही है। हम लोग चूँकि युवा थे, एक देश दिखता था आंखों के सामने, इसलिए उसके खिलाफ में लड़ने की बहुत कोशिश की और 77 में सफलता भी मिली। कभी जेल जाना हुआ आपका? मेरा जेल जाना नहीं हुआ, जी। परंतु
जो लोग नोन चेहरे थे नेता के रूप में, जिनकी पहचान थी, वे लोग जहाँ पर भी थे वे तो अरेस्ट होते चले गए। इमरजेंसी जैसे लगी है, जस्ट उसके बाद उस समय तक पुलिस भी मुंगेर में खोजती रही, परंतु इमरजेंसी और पढ़ाई और आंदोलन के कारण पटना आना पड़ा। तो नतीजा हुआ क्या कि वो आइडेंटिफाई पटना में मैं नहीं हो पाया, इसलिए हम खूब जम के काम भी किए उस समय। बहुत से लोग होते हैं जिनको हम अभी कहते हैं टेबल पॉलिटिक्स करना या हिडन पॉलिटिक्स करना या हिडन आंदोलन में शामिल होना। एक लोग होते हैं कि जो अपना फेस वैल्यू बढ़ाते हैं, दिखाते हैं और उनकी रिकग्निशन हो जाती है, वो लोग जानते हैं कि इनकी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है तो वो एक्टिव दिखते हैं। और बहुत से लोग जो होते हैं एक्टिव होते हैं बट वो हिडन रहते हैं। नहीं, हिडन का कोई सवाल नहीं था, परंतु उस समय जो नोन चेहरे थे वे तो अरेस्ट हो चुके थे और जो अननोन चेहरे थे परंतु एक्टिविस्ट थे जी, उन लोगों ने उस समय काफ़ी योगदान किया है। जेपी आंदोलन के बारे में अगर हम बात करें, आप जेपी आंदोलन एक और जहाँ सफल था वहाँ दूसरी ओर असफल भी था जी। सफल इस मायने में था क्या कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ में, कुरीतियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ में एक बड़ी जागृति पैदा की थी जी। एक अद्भुत जागृति पैदा की थी। परंतु कहते हैं ना कि वो पौधा जब रोपा जाता है तो उसको पुष्पित और पल्लवित करने के लिए पालना भी पड़ता है और समय का इंतज़ार भी करना पड़ता है। वो उसमें नहीं था। सब जो भी नेता आए, जो भी उस समय की लीडरशिप, यूथ लीडरशिप थी, वे सब लोग ये मान कर चलते थे कि सिर्फ राजनीति से देश का समाधान होगा। ये जो कंसेप्ट था ये पूरी तरह से गलत था, क्योंकि सिर्फ राजनीति देश के हर समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। आप कानून बना दें और उसके पालन करने वाले लोग ना हो, तो आप अन्याय के खिलाफ में, भ्रष्टाचार के खिलाफ में बातें तो कर ले, जब आपके ऊपर आए तब आप क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? बहुत सही कहा आपने। दर्शकों, जो हमारे गेस्ट हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें बता रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पौधा अगर हम लगाते हैं, उस पौधे को अगर हम पानी नहीं देंगे, उसको सही तरीके से हम देखभाल नहीं करेंगे, तो वो जो बीज है वो पौधा का नहीं रूप लेगा और कभी भी वो पेड़ बन के फल नहीं देगा। इसलिए उसका ख्याल रखना पड़ता है। दर्शकों, यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन लौटते हैं अपने खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज हमारे साथ बहुत बड़े समाज सेवी जुड़े हैं जो कि हमारे साथ बात कर रहे हैं। विमल जैन जी, हमने कहा कि बहुत बड़े समाज सेवी, इसलिए मैंने बहुत बोला कि बहुत बड़े समाज सेवी कि आपके बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा सहारा गया है, बहुत अच्छा आपने काम किया, उस पर भी हम बातें करेंगे। लेकिन ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे भीमराव अम्बेडकर जी के उसके ऊपर, आंदोलन के ऊपर, और आपने जो बातें बता रहे थे क्योंकि हमें ब्रेक लेना पड़ा था, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। हमें याद है कि 1977 का जो चुनाव हुआ उस समय हमारे यूथ जो समय आंदोलनकारी थे, सब बड़े बड़े नाम थे, आज बहुत सारे राजनीतिक पदों पर भी हैं। उस समय 80 से ज़्यादा यूथ जीत कर आए थे। परंतु जो कांग्रेस 18 आज़ादी के बाद जो है, यदि 18 सालों में भ्रष्ट हुई होगी तो वे यूथ जो है 18 महीनों में भ्रष्ट हो गए थे अधिकांश। अच्छा। हाँ, तो ये तो उस समय लगा था कि आंदोलन का प्रभाव क्या है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। जो आंदोलन की बड़ी बड़ी बातें करके आए और उनके बाद जो है देश को और दिशा मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। कारण क्या था कि राजनीति, और राजनीति का मतलब जो है सब कुछ गड़बड़ करना, ये मानसिकता जो खड़ी हुई है, वे ज़्यादा भ्रष्ट हुए, ये ज़्यादा करप्ट हुए, वो ज़्यादा विचारों का शोषण भी किया, दोहन किया, ये स्थिति बनी रही। नहीं तो मैं भीमराव अम्बेडकर जी की बात करता हूँ कि इन्होंने संविधान में असमानता, छुआछूत, ऊंच नीच, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए एक विशेष प्रावधान किया था संविधान में कि आने वाले 10 वर्षों तक इनको विशेष सुविधाएं मिलेंगी ताकि इनके जीवन में सुधार हो सके और समाज की मुख्य धारा में आ सके। परंतु वो 10 साल के आज 75 साल हो गए, उसको हटाया नहीं जा सका। उसका कारण क्या है कि उनके जीवन में जो परिवर्तन लाने की बड़ी कोशिश होनी चाहिए थी, वो सैकड़ों, ये 50 वर्ष तक नहीं हुई।
ऐसे एज इट इज़ है वो। नहीं, एज इट इज़ तो नहीं है, आज बहुत बड़ा परिवर्तन तो आया है, परंतु वो एक मोहरा हो गया वोट बैंक का, इसके अलावा कुछ नहीं रहा। मुख्य धारा में नहीं आ पाए। हाँ, नहीं, मुख्य धारा में भी आ गए। आज मुख्य धारा में ये आएगा कि हम एक पावरफुल जो है वोट बैंक हैं, इस पर तो जरूर आ गए, परंतु किस दिशा में जाना है, कैसे जो है सबका भला हो, सबका विकास हो, इस धारा में वो नहीं आ पाए। आज समता मूलक समाज की बात होती है, जब भीमराव जी भी वही चाहते थे कि सबको जो है बराबर का अधिकार मिले, सब लोग जो है। और भीमराव जी की एक बड़ी अच्छी बात थी कि उन्होंने जो प्रताड़ना झेली है, उन्होंने जो कष्ट झेला है, वो महाराष्ट्र की महार जाति में, महार जाति मतलब कि घरों के अंदर जाके चौका बर्तन करने वाला समाज, और भी जो गली का साफ, नाली साफ करना, इन सब चीज़ों का वो रिप्रेजेंटेशन था, और बड़ी संख्या थी, और समाज के अंदर अछूत के रूप में उनके साथ व्यवहार होता था। ये सामाजिक कुरीतियाँ थी हिंदू समाज की, और ये वही नहीं थी, पूरे देश में थी कहीं ना कहीं सामाजिक विकृति के कारण, अपनी सोच के कारण। हाँ, धर्म अच्छा होगा, धर्म जरूर अच्छा है, परंतु उसकी विकृतियों के कारण एक क्या कह सकता हूँ, उससे दुराव, उसके प्रति जो है मन के अंदर कहीं न कहीं पीड़ा का स्वाभाविक स्थिति रही है। उसको दूर करने का काम आज़ादी के 75 वर्षों में पूरी तरह हो जाना चाहिए था, परंतु पूरी तरह तो नहीं हुआ। उसी का नतीजा है कि जो 10 वर्षों का आरक्षण उन्होंने प्रावधान किया था, वो बढ़ते बढ़ते 75 साल, और आज ऐसी आवश्यकता हो गई है कि उनके ये और कितने वर्ष तक चलेगा पता नहीं, परंतु ये चले, ये ज़रूरी है, परंतु उनके जीवन में बदलाव आए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्थिति रही है। फैक्ट है, मतलब आपने सही कहा कि आजकल का जो सिनारियो है, पहले का जिन्होंने जो मेहनत की देश की आज़ादी के लिए, देश के बेहतरी के लिए और समाज के कल्याण के लिए, तो वो चीज़ें बहुत कम ही मिलती है और देखने को मिलती है कि लोग इतना बेहतर काम कर सकते हैं। जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने एक पर्टिकुलर समाज की बेहतरी के लिए बहुत सारे प्रावधान लाए, उसमें भी वो लोग आज भी मतलब मुख्य धारा में नहीं है, मतलब है, आपने जैसे कहा कि है, बट एक वोट बैंक के लिए के तहत ही देखा जाता है, इस्तेमाल होता है उनका। आज उनके बीच में अलग अलग ढंग से जो है प्रयास होते हैं। वो प्रयास क्या होता है कि आप जो है एंटी हिंदू माइंड आपका समाज है, ये उनके बीच पैदा किया जाता है। समाज के अंदर जो है तोड़ने की प्रवृत्ति राजनीतिक कारणों से उनको दलित के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दलित, आदिवासी, मुस्लिम्स, ऐसा करके एक अलग नेक्सस बन जाए ताकि ये वोट बैंक के रूप में एक बड़ा वोट बैंक बन जाए। आज इसको देश की आवश्यकता नहीं है। सब मिलजुल के आज जो है आवश्यकता देश को इस बात की है कि आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके, 100 वर्ष होते होते हमारा ये संविधान कितना प्रभावशाली रहेगा, इसके ऊपर चिंतन और मनन की ज़रूरत है। देश के विकास की ज़रूरत है। और दूसरा कि समाज का हर तबका, चाहे वो कितनों ही गरीब हो, कितनों ही दलित हो, उन सबको जो है विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाना बहुत आवश्यक है, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो। इसलिए अब आवश्यकता हो गई है कि वैमनस्य की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति से दूर हटकर समाज विकास की राजनीति, गरीबों के गरीब एक वर्ग है उसके उत्थान की राजनीति की दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है जी। और आने वाले शताब्दी वर्ष में जब 100 वर्ष संविधान के हो जाएं, तो उस समय तक भारत एक विश्व का सर्वोपरि देश, संपन्न और सुखी देश के रूप में हो सके, ऐसी मंगल कामना हम लोग करते हैं जी। न कोई गरीब हो, न कोई जो है अशिक्षित हो, न कोई जो है अन्याय का शिकार हो, सबको सब सुविधाएं मिले और सबको विकास की जो मार्ग है उसके लाभ मिल सके। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि आप पद्मश्री हैं, पद्मश्री विमल जैन, मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया। पद्मश्री मिलना एक अपने में बहुत प्राउड फील होता है
मतलब जब आपका नाम नॉमिनेट हुआ और आपने जो समाज की बेहतरी के लिए काम किया, उस पर भी हम बातें करेंगे, लेकिन जब आपको ये अवार्ड से नवाजा जा रहा था तो आप प्राउड फील करते होंगे, आपका वो कैसा था? असल में है क्या कि मेरे बगल में कोई बड़ी रेखा नहीं खींची हुई है, इसलिए मेरी छोटी सी रेखा भी बड़ी दिखती। ये एक कारण क्या है कि समाज के अंदर इस ढंग के कामों की बहुत कमी होने के कारण जो कर रहा है समाज ये मान के चलता है क्या कि ये एक नशा सा है, एक पागलपन है जो कर रहा है, परंतु वो रेखा कब जो है रिवार्ड देगी इसका अंदाज नहीं था, न कभी मैंने ज़िंदगी में सोचा था, न उसके लिए कुछ काम किया था। मिल गया तो एक ही बात अच्छी लगी कि उसके कारण मेरे काम को रिकॉग्निशन मिला समाज के अंदर, और जो भी इष्ट मित्र या जो जानते थे उनके मन में बहुत बड़ी खुशी आई। ये जरूर है, फैक्ट है। इस काम के कारण रिकॉग्निशन मिलना। जबकि आपको एक अच्छी बात बताई कि मैंने तो जो सरकार का जो नियम है अब ऑनलाइन अप्लाई होता है, मैंने वो भी नहीं किया था जी। हाँ, तो अब जिस आधार पर सरकार ने ढूंढा हो, जानकारी ली हो, ये अलग बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि बिहार के अंदर जो जिस माध्यम से हम काम करते हैं, जिस ढंग से करते हैं, वो एक रोल मॉडल है, एक रिजल्ट ओरिएंटेड सर्विस, फिलेंथ्रोपिक सर्विस। भाई मन के अंदर आता है ना कि कुछ अच्छा करना है। हाँ। हम कुछ अच्छा करने के पक्ष में जरा सा भी नहीं है जी। हम जिस काम को करें उस काम को शिद्दत तक यानी मंजिल तक पहुंचा पाए, ये कोशिश ज़रूर रहती है और उसकी तड़प रहती है, परफेक्टली एकदम हाँ। उसका रिजल्ट हो। नहीं, अब जैसे मन के अंदर हर परिवार में आता है कि जैसे आपके इस्लाम धर्म में ये जकात, जी, ज़कात, जकात अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अच्छे कामों के लिए लगाएं। जी। हमको लगता है कि बिहार के पूरे देश में आज की युवा पीढ़ी, हम हों आप हों, औरों की अपेक्षा हमें ज़्यादा मिला है। औरों को शिक्षा नहीं मिली, रहने को घर नहीं मिला, इलाज के लिए पैसे नहीं रहे, खाने को 2 वक्त की रोटी परंतु अपने को तो खाने को 2 वक्त की रोटी भी मिली है, सर पे छत है, पढ़ाई के लिए पैसे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए सब कुछ है, तो इसके बाद क्या चाहिए? सही बात है। हम कुछ करें दूसरों के लिए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, और वो छोटा छोटा सा प्रयास एक बड़ा प्रयास हो जाता है। आप अपने अगल बगल के 5 बच्चों को यदि जो है पढ़ाई में सहयोग कर देते हैं, खाने में सहयोग कर देते हैं, सही बात तो है। जो संतुष्टि आपको मिलेगी शायद किसी और को नहीं मिले। जिंदगी छोटी सी है, मंजिल बड़ी है, जितनी दूर तक चल सकते हैं जरूर चलें। जाहिर सी बात है, अगर आप अकेले निकलते हैं और अच्छा काम के लिए निकलते हैं और आपको एक लक्ष्य है, एक टारगेट है कि मुझे इसमें जाना है, लोग क्या बोलते हैं, क्या मदद करते हैं, उससे इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा अपना 100% देना है, तो कारवां खुद ब खुद बन जाता है। जैसे आपके साथ भी आप हमारे लिए एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है। आपके कामों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आप समाज में किस तरीके से लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं और मदद पहुंचाते हैं। मैं विशेष रूप से, क्योंकि ये सब काम सरकार के माध्यम से होना चाहिए, परंतु सरकार सब कुछ कर पाए ये भी संभव नहीं होता। और दूसरा क्या कि ये जिस फील्ड पे हम काम करते हैं, ये राजनीतिक दृष्टि से मोस्ट नेग्लेक्टेड फील्ड है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक का ध्यान इस दिशा में नहीं जाता है। अब जैसे मैं जिसके हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, पोलियोग्रस्त है, वैसे लोगों को हम कृत्रिम उपकरण, कृत्रिम अंग बना कर देते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर चल सके, दैनंदिन काम कर सके। तो एक एक पैर बनाकर, और वो भी जैसे लोग कहते हैं कि कुछ दे दिया, नो, जो हम अपने बच्चे के लिए सोचते हैं, जिस क्वालिटी का सोचते हैं, वो उनके लिए भी सोचते हैं कि उनको वो मिले। तो वर्ल्ड क्लास जो मॉड्यूलर लिम्स हो सकते हैं वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। एक एक लिम्ब वो ज़िंदगी में नहीं खरीद सकता, क्योंकि किसी की भी 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 की कॉस्ट आती है, वो हम अपने यहाँ से उनको बना कर देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, बिना किसी पैसे के। ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, वैसे ही जो है बहुत बड़ी संख्या में वैसे बच्चे जो स्वस्थ हैं,
माता पिता गरीब हैं परंतु स्वस्थ होने के बावजूद पैदाइश के समय उनके हाथ टेढ़े हैं, पैर टेढ़े हैं, चौपाया होकर चलते हैं वो बच्चे। अब वो माँ बाप जो है कुछ दिन तो दौड़ते हैं डॉक्टर के यहाँ, परंतु इलाज इतना महंगा होता है जिसके कारण वो बच्चे विकलांगता के शिकार रहते हैं पूरी ज़िंदगी। आप रोड चलते देखते होंगे कि कोई चौपाया होके चल रहा है, हाँ, ऐसे कोई करके। लड़की चौपाया होके चल रही है, कोई बच्चा है तो वो जो है घसीट घसीट के चल हाथों रहा के है। बल चल रहा है। उन सब का इलाज हमारे यहाँ होता है और भगवान की कृपा से हम 95% 100% ठीक हो जाते क्योर हैं। रेट है आपका। और एक एक मरीज का इलाज मल्टीपल बार होता है, क्योंकि है यदि 4 हाथ पैर हाथ दोनों टेढ़े हैं तो उनको अलग अलग पीरियड में उसका इलाज करते हैं। साल 2-2 साल तक वो हमारे कंसल्टेशन में रहते हैं और वो ठीक होकर जाते हैं। ये एक इतना बड़ा सुकून है। आप कल्पना कीजिए कि किसी घर में, संपन्न घर में भी वैसा बच्चा पैदा हो तो आप क्या करेंगे। जी। जब ये बात माथे में आएगी तो फिर आप अपने आप उनके लिए भी कुछ करने की सोचने लगेंगे। ये एक बड़ा जो है वैसे ही हमारे यहाँ जो मेंटली रिटार्डेड है, डिस्टर्ब कह सकते हैं, हैं? मेंटली डिस्टर्ब बच्चे। हाँ, बहुत बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की जी। लाखों में है और वे माँ बाप ये मान कर चलते हैं कि भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, अब इसको पूरी ज़िंदगी मुझे भोगना है। वैसे बच्चे, उनको हम जो इलाज कर सकते हैं उनको 100% तो हम ठीक नहीं कर सकते। मंद बुद्धि के बच्चे, मानसिक विकृति के बच्चे, डीफ एंड डम गूंगे और बहरे बच्चे, इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे सैकड़ों बच्चे जो कभी बेड के ऊपर कंप्लीट बेड रिडन थे, अच्छा, कभी उठकर नहीं बैठे, कभी 5 कदम नहीं चले, जी। उन सब में परिवर्तन जब आता है, वो सिर्फ मुस्कुराता है तो उसके माँ बाप बड़े खुश हो जाते हैं कि साहब ये बच्चा आज मुस्कुराया। पहले ये लिक्विड लेता था, अब उनको हम सॉलिड फूड देने लगे हैं। पहले उसका गला जो है लटका रहता था, अब वो जो है तन का रहता है। तो ये जरा जरा सी चेंजेस में उनको जो आनंद आता है, खुशी आती है, तो हम लोग को तो लगता है कि भगवान ने हम लोग को कोई तकलीफ नहीं दी है, क्यों नहीं इस ज़िंदगी का सदुपयोग हम करें। सही बात है। ये एक बड़ा जो है प्रयास हम लोग कर रहे हैं, छोटे से रूप से कर रहे हैं और बड़े प्रयास की दिशा में लगे हुए हैं। सही से बात है, समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है और समाज में जब आप अच्छा काम करते हैं तो 4 लोगों की नज़र भी पड़ती है कि नहीं भाई ये मतलब मेहनत से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। और ख़ासतौर पे इनको किसी के लस्ट की ज़रूरत नहीं है ना पैसे की। बहुत सारे आज क्या बोलना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो एक पर्टिकुलर अपना एक संस्था बना के, और उनका मोटिव ही होता है पैसा कमाना। बहुत लोगों को देखा है ऐसे लोगों को, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग सच्चे और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं वो एक मिसाल है, एग्जाम्पल है। उनको देख के भी लोग लगता है कि नहीं ये भी अच्छा कर सकते हैं तो मैं भी कुछ क्यों ना करूँ लोगों के लिए। सही बात है। तो लोगों के अंदर में ये बातें आएगी, मैं कुछ नहीं, जितने आपकी सलाहियत है, आपकी हैसियत है, उस हिसाब से आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। जरूर से जरूर। आप हम वैसे ही एक दूसरा फील्ड है ऑर्गन डोनेशन को लेकर। ऑर्गन डोनेशन मतलब कि मृत्यु के पश्चात इस शरीर को चाहे तो आप खाक पे मिलाएंगे, चाहे कब्रिस्तान में गाड़ेंगे या स्मशान घाट पे जला देंगे। कोई ऐसा परिवार है क्या कि जिसके डेथ हुई है, आपके लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। आपके वो पिताजी हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, सब कुछ जो है आपने किया या उन्होंने आपके लिए किया। खूब इतना प्रेम था कि उनके बिना आप रह नहीं सकते थे। क्या मृत्यु के बाद उनको आप अपने घर में रहने की रख पाते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्या करते हैं उसको? दफना देंगे या जो है जला देंगे, यही तो करेंगे। तो क्यों नहीं उस स्थिति में भी उनके चीज़ों का उपयोग आप कर सके, ताकि जो पीड़ित है, जिसके पास जिंदगी है परंतु वो मर मर के जी रहा है, जैसे आँखों की रोशनी यदि किसी को नहीं है तो जो मृतक है, जिसका डेथ हो गया, उसकी आँखों से दूसरा कोई देख सके, उसको अमरत्व मिल सके, ऐसा प्रयास तो आप कर सकते हैं।
वैसे ही किसी को किडनी की ज़रूरत है, कोई व्यक्ति आपका वेंटिलेटर पे है, कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तो उसकी किडनी है, लीवर है, हार्ट है, इन सब चीज़ों को ट्रांसप्लांट करके जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं आप। हाँ। कभी मन में बहुत सारे परिवारों में आता है कि साहब यदि हम आँख का दान कर देंगे तो अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे। मिथ है, ये मिथ है, परंतु ये मिथ जो है आपने तो उसके बाद देखा नहीं, कभी याद भी नहीं किया। कब होंगे? उल्टा शांति के लिए आप जो है गया में जाकर पिंडदान करते हैं कि दोबारा लौट कर ना आए। वो आत्मा दोबारा लौट कर ना आए। तो जब इतना कुछ करते हैं तो कम से कम जो आप देख सकते हैं, जीवन दे सकते हैं, वैसा करें, वैसा कीजिए। अभी हम लोग के प्रयास से बिहार में लगातार 6-7 साल का प्रयास है हम लोगों का। जितने मेडिकल कॉलेजेस है बिहार में, सरकारी 9 मेडिकल कॉलेजेस, उसमें लगातार के प्रयास के बाद सब जगह आई बैंक खुला है, लोग स्वेच्छा से नेत्रदान कर सकते हैं जी। और उन बैंक कुछ जगह पर अभी वो चालू नहीं हुआ है, पर कुछ जगह चालू हो गया है। पटना में है, आईजीएमएस में फंक्शन है, आईजीएमएस में है, पीएमसीएच में है, एनएमसीएच में है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में है, भागलपुर में है, ऐसा कुछ जगह है। बाकी जगह भी चालू नहीं हो पाया, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज रेडी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जैसे आपने कहा कि अंग दान देना बहुत ज़रूरी होता है और लोग अवेयर नहीं है, लेकिन बहुत से लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनको जैसे आँख की रोशनी किसी को नहीं है तो वो अपना नेत्रदान करते हैं, तो वो सोचते हैं वो बहुत छोटा, बहुत इजी प्रोसेस होता है, मोस्ट इजी प्रोसेस है, आपका 5 to 10 मिनट्स भी नहीं लगता। आपको ये समझ, आप आँख का दान का मतलब ये है क्या कि पूरी आँख के बॉल नहीं निकाली जाती, पता है वो छोटा जो सिर्फ ऊपर की एक झिल्ली है बस, उस झिल्ली को निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। हाँ। वो निकाला जाता है और एक कॉर्निया से 2 लोगों को लग सकता है, कम से कम जी। ये जो है, तो एक व्यक्ति का देहांत हुआ तो यदि उसके माध्यम से 4 लोगों को रोशनी मिल गई तो वो तो कही कि मरा नहीं बल्कि उन्होंने अमरता प्राप्त। अब सही कहा कि लोगों को अभी भी नॉलेज की कमी है। आपने कहा ना कि आँख दान करना लोगों को लगता है कि नहीं सर्जरी होगी, आँख निकाल देंगे, ये वो, तो ये बिल्कुल नहीं होता। हाँ, एक चीज़ और है कि इसमें लोग समझते क्या कि जो ये प्राइवेट लेवल पर भी होता होगा, तो नहीं, ये जब भी होगा तो सरकारी लेवल पर ही होगा। सरकार की जो संस्थाएं हैं वहीं पर आप दान दे सकते हैं, वो लोग आएंगे, वो लोग कलेक्ट करेंगे, इसलिए वो उसमें कोई पार्शियलिटी या फिर कोई खरीद बिक्री ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो जुर्म है खरीद बिक्री। अब किसी को किडनी मिलनी है तो किडनी के लिए भारत सरकार की संस्था है नोटो, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रांसप्लांट, हाँ, ट्रांसप्लांट को लेकर जो है, तो उस वहाँ पर रजिस्टर होना पड़ता है जिसको ज़रूरत है, और डेथ होने पर यदि उससे मैच करता है तो ऑल ओवर इंडिया में वो जहाँ भी मैच किया वहाँ पर वो उस ऑर्गन को भेजा जाता है। तो ये अभी तक ये सिलसिला कुछ जगह पे चालू हो पाया है, पर हर जगह नहीं हो पाया है। आप कल्पना करें कि आपके घर में आपकी वाइफ को किडनी की ज़रूरत है, किडनी फेल हो गई, आप क्या करेंगे? उस समय आप अपनी पूरी संपत्ति बेचकर कि इनका इलाज हो जाए, पर किडनी, ब्लड, कॉर्निया, लीवर, ये कहीं भी इसमें न इसका कोई अल्टरनेट है, ये प्रकृति ने जो भेजा भगवान ने वही काम आ सकता है, दूसरा नहीं जी। भविष्य में क्या होगा पता नहीं, रिसर्च क्या होंगे, परंतु आज तक तो ये जो है सब जो नेचुरल है वही काम आना है। आपको बता दें कि हमारे साथ एक बिहार के अंदर हर साल 12,000 कॉर्निया की ज़रूरत है। 12,000 बिहार के लिए सिर्फ, और भारत के लिए तो हर साल 1 लाख से ज़्यादा कॉर्निया की ज़रूरत है जी। अभी तक बिहार में लगातार के प्रयास से कुल मिलाकर 4 वर्षों में 1300 कॉर्नियाज उपलब्ध हुए हैं, यानी 250-300 पर ईयर। बहुत कम है, बहुत कम है। तो हम लोगों ने एक बड़ा प्रयास किया है कि कॉर्निया अंधापन को जो है, जिसमें कॉर्निया की ज़रूरत है, उसके लिए अंधापन मुक्त अभियान ऐसा कुछ करके हम लोगों ने प्रारंभ किया है, और कोशिश की है कि इस
गैप को भरा जा सकता है। मृत्यु तो होती है जी, मृत्यु तो उससे ज़्यादा होती है। यदि हम लोग चाहें तो इसको मिनटों के अंदर पूरा कर सकते लेकिन हैं। वही है कि लोगों में अभी भी अवेयरनेस की कमी है, लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है। तो हम बातचीत को सिलसिले को जारी रखेंगे दर्शकों, लेकिन यहाँ पे वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन लौटते हैं अपने ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज हमारे साथ पद्मश्री विमल जैन जी बैठे हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। विमल जैन जी, जिसके हमने बात करी अंगदान को लेके, लोगों के अवेयरनेस को लेके और आपके काम को लेके। लेकिन आज का जो मौजू है या जो आज का जो सब्जेक्ट है हमारा, वो भीमराव अंबेडकर जी पे ही है। जी। तो अगर उनके बारे में हम बात करें तो भीमराव उन्होंने जो अंबेडकर जी ने एक स्लोगन दिया था, तो उस स्लोगन के बारे में अगर आप बात करें, जैसे आपने शुरू में बताया था कि एक स्लोगन था उनका समाज के लिए, समाज के हित के लिए। ठीक बात है वो। उसके पहले मैं एक अपील छोटी सी कर लेना चाहता हूँ जी कि बिहार के अंदर जो भी दिव्यांग व्यक्ति है, क्योंकि दूरदर्शन एक बड़ा मंच है, इसके माध्यम से पूरे बिहार में ये संदेश ज़रूर जाए कि जहाँ भी कोई विकलांग दिखता हो वो हमारे केंद्र पर भेज दें। उनके इलाज हर दृष्टि से पूरा होगा, अच्छा होगा। जो वो नहीं करा सकते हैं वो हम कराने की स्थिति में हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, और वो लोग पूछेंगे कि कहाँ है क्या है, तो पटना का जो नया बस स्टैंड बना है, बैरिया कहलाता है, उसके ठीक अपोजिट में एक 4 मंजिला अस्पताल है। हम सबों से, सभी समाज सेवी या जो भी दर्शक हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि जो भी मरीज ऐसे मिलते हो आप हमारे यहाँ भेजकर पुण्य के भागी बने। पहली बात तो ये। दूसरा, सबों से अपील करता हूँ कि जीते जी रक्तदान और मृत्यु के पश्चात नेत्रदान और अंगदान कर कर जीवन को सफल बना सकते हैं आप। पेड़ भी जो है, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, पेड़ अपने फल को खुद नहीं खाता है। इसलिए आप भी जाते जाते ये शरीर भगवान ने दिया था, उन्हीं को सौंप कर चले जाएं। आपके अंगों का इस्तेमाल किसी के जीवन की भलाई में हो सके तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा था भीमराव अंबेडकर जी की। अभी कुछ दिन पहले, हार्डली 10 दिन के पहले की बात होगी, नूरसराय जो बिहार शरीफ का एक छोटा सा एक जगह प्रखंड है, वहाँ का एक दिहाड़ी मजदूर जो रोज़ नौकरी करता है, काम करता है, मजदूरी करता है, 400-500 रुपये लेकर आता है। उसके पिताजी का देहांत हुआ। पिताजी के देहांत पर उसने अपने बेटे से कहा कि नेट पर ढूंढो कि हम जो है पिताजी का बॉडी डोनेशन कहाँ कर सकते हैं। पीएमसीएच में, एनएमसीएच में फ़ोन किया गया, इनको निगेटिव जवाब मिला। संजोग से हमारी संस्था का नंबर उनके पास नेट पर मिल गया। उन्होंने बातचीत की, फिर उसका बॉडी डोनेशन IGIMS में कराया। उनसे पूछा आपने क्या कि आप तो पढ़े लिखे भी नहीं हो, तो इंस्पायर कैसे हुए? तो उसने पहले तो कबीर के एक दोहे की चर्चा की, उसका नाम भगवान राउत है जो था। हम तो धन्य हैं कि समाज वैसे लोग हैं। उन्होंने कहा कि जो है मेरे एक मित्र हैं कोई एडवोकेट, उसने कहा था कि मैंने अपना अंगदान किया है, संकल्प पत्र भरा है। तो मुझे भी लगा था कि हम अपने पिताजी का भी जब देहांत होगा तो हम ऐसा ही करेंगे। एक सामान्य परिवार का, मोस्ट गरीब परिवार का व्यक्ति, उसने कहा कि मुझको प्रेरणा मिली है 2 लोगों से, एक तो कबीर के विचारों से और दूसरा अंबेडकर जी से। उन्होंने एकदम खुलकर कहा कि अंबेडकर जी से, अंबेडकर जी अन्याय के खिलाफ जीतने वाले व्यक्ति रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ाई करने वाले, संघर्ष वाले व्यक्ति रहे। तो मैं भी जो है उनका समर्थक हूँ। और मैंने अपने पिताजी का जैसे ही देहांत हुआ, गांव मोहल्ले वालों ने कहा कि इसके ऊपर अब समाज का अधिकार है, इसको जलाना पड़ेगा। परंतु मैंने फिर कानूनी राय ली। तब हुआ क्या कि साहब पिता के बॉडी पर पहला हक बेटे का है। तब उन्होंने दान किया, नेत्रदान भी हुआ और बॉडी डोनेशन भी हुआ। मैं तो उस दिन उसके विचारों को देखकर धन्य था कि
बिना पढ़ा लिखे, हाँ, बिना पढ़े दिहाड़ी लिखे मजदूरी करते हैं वो। उसने अपने बेटे के लिए, बेटा जवान हो गया जी। है, उसके लिए कहा कि मैं इसको कोचिंग करा रहा हूँ और यूपीएससी इसको कलेक्टर बनाने की मेरी इच्छा है। और उसमें मैं लगा हूँ। तो हम लोगों ने कहा कि कोई भी ज़रूरत हो तो हम लोग खड़े हैं। जी। वो बॉडी डोनेशन वहाँ से नूरसराय से एम्बुलेंस पर लेकर पटना आए। पटना में उसके आईजीआईएमएस में उसका हुआ। तो मुझको लगा कि जो है अंबेडकर जी कितनी गहराई तक आम आदमी तक पहुँचे हुए हैं, उनके विचार पहुँचे हुए हैं। उसको खाली दिशा देने की ज़रूरत है। एक दिशा तो हो सकती है कि पूरे समाज के खिलाफ में खड़ा हुआ जाए, यानी कि ये खराब आदमी है, ये अच्छा आदमी, इसने ऐसे अन्याय किया था और इसलिए इसके विरोध में जो है उस समाज को खड़ा किया जाए जो वंचित है। दूसरा ये हो सकता है कि देश का हर व्यक्ति खुशहाल हो, हर व्यक्ति संपन्न हो, हर व्यक्ति तक विकास की लौ, शिक्षा की लौ, संपन्नता की लौ पहुँचे, ताकि जो वैमनस्य किसी के विरोध में खड़ा करना तो बड़ा आसान है, परंतु उनके समरसता के साथ समाज को खड़ा करना एक बड़ी बात है। और इस दिशा में अब आने वाले 25 सालों के अंदर हम सबको मिलकर खड़ा करने की ज़रूरत है। उनके खुशहाल जीवन के लिए हर दृष्टि से प्रयास किया जाना चाहिए। अभी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, और गरीब ही एक क्लास है जिसको कि ऊंचा उठाया जाना चाहिए। उस गरीब में सब दलित, वंचित सभी लोग आ जाते हैं। सबका विकास की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम लोग सकारात्मक पॉजिटिव सोच के साथ देश को बढ़ाने का काम करें। और जो राजनीतिज्ञ, जो राजनेता तोड़ कर, खंडित कर समाज को तोड़कर अलग अलग सेक्ट में बांटने की जरूरत, अलग अलग समूह में बांटकर उनका दुरुपयोग करने की मन स्थिति में है, उनसे बचने की कोशिश। कारण क्या है कि सकारात्मक काम एक कंस्ट्रक्टिव वर्क है, रचनात्मक काम है, जिसमें कि लंबा समय लगेगा, वक्त देना पड़ेगा। हाँ, गाली बकना बड़ा आसान है, परंतु गाली छोड़ना ज़्यादा कष्टकर है। है। समाज को आज वैसे लोगों की ज़रूरत है, वैसे नेताओं की ज़रूरत है जो सबके लिए भला सोचे, अच्छा सोचे। सही बात है। एक जो बिना पढ़ा लिखा इंसान है वो अपने बच्चे को चाहता है कि वो यूपीएससी क्वालिफाई कराए। उसमें इतनी अच्छी सोच है, अंबेडकर जी की विचार है कि भाई मुझे अच्छा करना है। अपने फादर की जो बॉडी है उसकी क्या ज़रूरत था, वो समाज में दे सकते थे। मैं बताऊँ एक बहुत अच्छी बात, अभी एक सीरियल आ रहा है एंड टीवी पर, जी वालों का है। कोरोना काल से मैं उस सीरियल को देख रहा हूँ। वो एक महानायक भीमराव अंबेडकर, अच्छा, ये लगातार चल रहा है और मैं एक एपिसोड भी आज तक नहीं छोड़ा हूँ, कंटिन्यूसली देखा। हाँ, और मैं इतना उस सीरियल से प्रभावित रहा कि उनके सब कलाकारों को बॉम्बे जाकर, उनके सेट पर जाकर उन सबको सम्मानित किया हूँ पर्सनली। यहाँ से मैं मधुबनी शॉल लेकर गया और वहाँ 35 करीब कलाकार इकट्ठे थे। 2-2.5 घंटा रहा मैं, उन सब के साथ सम्मान किया है उनको, और सम्मानित करके मैं अपने को सम्मानित महसूस कर रहा था, क्योंकि उनसे मिलने की इतनी ज़्यादा ललक थी। इतने अच्छे कलाकार, इतनी अच्छी प्रस्तुति, मैं कह नहीं सकता आपको। तो उनसे अभी हाल में बातचीत हुई कि अभी तो उनका एपिसोड और लंबा चलने वाला है, कि आगे आने वाले जो भी अंबेडकर जी से जीवनी से संबंधित और भी जो कुछ दिखाना हो तो उसमें कुछ विरोध में दिखाना बड़ा आसान है। उस समय की परिस्थितियों के मुताबिक विरोध एक स्वाभाविक मनस्थिति है, परंतु देश के विकास में, उनके स्वयं के विकास में एक पॉजिटिव दृष्टि का होना आवश्यक है। ये तो मैंने उनसे कहा भी कि अब आगे जो एपिसोड होता है उसमें कुछ हम लोगों से भी राय करेंगे आप, तो कुछ दिशा जो है समाज को मिलेगी, एक अच्छी दिशा मिलेगी। बहुत बड़ी बात है। अगर आप कंटिन्यूसली अगर सीरियल देखते हैं और सीरियल में आपको बहुत ज़्यादा मैसेज मिल रहा है, ख़ासतौर पे वो भीमराव अंबेडकर जी का सीरियल है और उसके आर्टिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं और आपने वक्त निकाला, उन्होंने आपको वक्त दिया और वहाँ जाके सम्मानित किया, तो आप भी प्राउड फील करते होंगे। और जो काम कर रहे हैं
उनको भी एक अच्छा महसूस उनके लिए तो बड़ा आश्चर्य था कि जो है शॉकिंग है। कोई व्यक्ति जो है इतना बिहार से। प्रभावित होकर आ सकता है मेरे पास। और मैं लगातार उस सीरियल को देखता रहा, सच में आज भी वो सीरियल मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। और उसमें सच में जो उस समय की स्थितियाँ रही होंगी बहुत भयावह थी, बहुत भयावह थी। एक अच्छी बात भीमराव जी की ये रही कि भीमराव जी एक बिहार देश के अंदर धर्म परिवर्तन एक बड़ा इशू रहा है। आज़ादी के पहले ये जाति बहुत दलित थी, बहुत परेशान थी, तो क्रिश्चियंस उस समय अंग्रेज़ों का जो है राज्य था। उन्होंने कहा कि साहब हम तो जो है सेवा करते हैं, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। अम्बेडकर चूँकि जानकार थे, विदेश में पढ़कर भी आए थे, तब उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स रखे क्या कि आप प्रोटेस्टियन हैं और फिर कैथोलिक है, फलाना है, यही लोग आपस में सबसे ज़्यादा युद्ध किया है आप लोगों ने, तो आप लोग एक कैसे हो सकते हैं? यह समानता आपके यहाँ भी नहीं है। उन्होंने कहा था कि पूरी जाति को आप जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें, ये गुमराह कर रहे हैं। हाँ, वैसे ही जो है इस्लाम के अंदर भी जो है हुआ कि साहब हमारे यहाँ भी कोई भेदभाव नहीं, हम एक ही दस्तरखान पे बैठकर जो है सब लोग खाते हैं। परंतु उन्होंने कुछ घटनाएं उनके साथ बीती थी, तो उन्होंने जिक्र करा, तो उन्होंने कहा कि साहब खुद मैं भुक्तभोगी हूँ। दौलताबाद में जी वज़ू करने वाली जो जगह होती है वहाँ पर संजोग से मैं गया और पानी पीने लगा, तो आप ही के लोगों ने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। अच्छा, कि तुम दलित हो, तुमके हिम्मत कैसे हुई? ये सामाजिक जो विकृतियाँ थी उसका जो है उन्होंने अध्ययन किया था, इसलिए वो बहुत बैलेंस्ड अपने को। फिर उन्होंने गांधी जी को लिखा जी कि मैं जन्मा तो हिंदू हूँ, परंतु मैं हिंदू में मरूंगा नहीं। चलिए, हिंदू में मरूंगा नहीं। हाँ। तब फिर जो है फिर एक चीज़ और उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम कबूल कर सकता हूँ, क्रिश्चियन कबूल कर सकता हूँ, परंतु इस देश का जन्मा हूँ, इस देश में भारतीय हूँ, हाँ, भारतीय हूँ, तो मैं वैसे धर्म को स्वीकार करूँगा जिसकी सुगंध इस मिट्टी से पैदा हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया। तब उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध के जो है, परंतु आज जो नए बौद्ध हैं वो अपने को इस देश के खिलाफ मानते हैं कि साहब हमारे, जबकि इस देश चलिए बातचीत मैं माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, वक्त की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे ख़ास प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अम्बेडकर जी पर बात करने के लिए आपने बुलाया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, हमारे साथ का बेहद ख़ास मेहमान जुड़े थे पद्मश्री विमल जैन जी, जो कि बहुत सारे बातें कर रहे थे अम्बेडकर जी के बारे में और समाज के हित के बारे में लोगों के जानकारी दे रहे थे, इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि कैसे अंगदान करते हैं और ऑर्गन डोनेट करने से दूसरे लोगों को क्या फ़ायदा है और क्या मफाद है। दर्शकों, अब वक्त तो चला आपसे अलविदा कहने का, तो उठाइए कलम और कागज़, नोट कीजिए हमारा पता है निर्देशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड 80001। हमारा email ID है director dd के patna @gmail.com।